नमस्कार जी। संजीव कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। सबसे पहले जुड़ने के लिए शुक्रिया। तमाम दूसरे दर्शकों का भी, दूसरे साथियों का भी शुक्रिया जो डेली जुड़ते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इंजीनियर प्रदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। कुकी राजेश शर्मा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका भी स्वागत है जी। और हुताशन शर्मा जुड़ गए हैं, मोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। चमन ठाकुर जी नमस्ते, आप कैसे हैं? रोशन मालपा जी कैसे हैं? गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? विक्रम पांडे जी नमस्ते आप सबको। राजेश गंगोत्रा जी थैंक यू वेरी मच इस जुड़ाव के लिए। लंबे समय से आपका आशीर्वाद हमको मिलता है, काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा। यशपाल राव जी भी लंबे समय से जुड़ रहे हैं। संदीप शर्मा जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शिवा नेगी थैंक्स। वीरेंद्र सारटा जी आपका भी स्वागत है। सुनील शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। तमाम दूसरे दोस्तों का भी, रोशन लाल बिकी भी देख रहे हैं, गोपाल कृष्ण शर्मा भी जुड़ गए हैं, संजीव राणा जी जुड़ गए हैं, विपिन भाटिया जुड़ गए हैं, यशपाल राव जुड़ गए हैं, वीरेंद्र हेटा जुड़ गए हैं, अजय कुमार जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजपूत सृजन जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। तनवीर भट्टी जुड़ गए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस काइंड कनेक्शन। रमा कंवर जुड़ गई हैं हमारे साथ, अशोक बकारिया जी जुड़ गए हैं, विनोद राणा जी जुड़ गए हैं, प्रमोद सरकैक जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज हम मूल रूप से बात करेंगे बीजेपी लोकसभा में 4 में से 3 सीटें हार रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद बीजेपी कह रहे हैं। हमने लोकसभा का चुनाव अभी 2024 में है, हमने अभी ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया है, ऐसा ना ही कोई हम ओपिनियन पोल आपके समक्ष परोस रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी ही कह रही है कि वो 3 सीटें यहां 4 में से हार रही है और चौथी सीट पर भी कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। क्यों ये ऐसा कहा जा रहा है, क्या ये असली मामला है, आपको बताएंगे। अनुराग कश्यप कपूर की हार का डर बीजेपी को क्यों सता रहा है, आपके साथ इसकी चर्चा करेंगे। उधर सीमेंट कारखानों पर 11वीं बैठक भी बेनतीजा रही है, कोई बात नहीं बनी है और अब सारी उम्मीदें सुक्खू पर जा टिकी हैं। सुक्खू क्या करते हैं, क्या उनके पास कोई मैजिक बैंड है इस तरह के विवाद को सुलझाने का, इसकी चर्चा भी करेंगे। फिलहाल सुक्खू ने एक टारगेट लिया है कि अगले 5 साल में हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य बना दिया जाए। इसके लिए क्या क्या वो करना चाहते हैं, क्या क्या उनका विजन है, इसकी भी चर्चा करेंगे। उधर मौसम किसी को भाया तो किसी को सताया, लेकिन सुक्खू का टारगेट तो बाद की बात है, 5 साल बाद वो बनाएंगे स्टेट को ग्रीन स्टेट। लेकिन एक भर्ती ऐसी है जो सबसे लंबी भर्ती बनने की ओर को अग्रसर है। आपने सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट रोड है, मोटरेबल रोड, मनाली ले सड़क इसको कहते हैं। हाईएस्ट विलेज है कॉमिक क्योरिक, बार बार इनके नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाईएस्ट पोलिंग बूथ है कॉमिक में, क्योरिक नहीं किब्बर था पहले, अभी कॉमिक में है। और इस तरह से कई और भी सोपान जो है हिमाचल प्रदेश के नाम है। लेकिन अब एक ऐसी भर्ती भी है जिसको लेकर शायद हिमाचल रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ये भर्ती कोई और नहीं है, JOIT 817 की भर्ती है। पिछले 3 साल से ये भर्ती लटकी हुई है, सब कुछ हो गया है, 1 साल से रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। मामले क्या है क्या नहीं है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन उन लोगों की मनोदशा समझिए जिन लोगों ने तमाम मेहनत करके ये टेस्ट में अपीयर हुए, रिटन क्लियर किया, टाइपिंग में अव्वल आए, फिर मेरिट में उनको उम्मीद हुई, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। JOIT वालों ने लगातार अपने रिजल्ट को लेकर संघर्ष भी किया। उस संघर्ष के बाद कुछ मिलता गया, लेकिन जो मिलना था वो नहीं मिला। तो अगर वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो ये सरकार की तरफ से उनकी ओर को हो रहा है। हालांकि जो कोर्ट का मामला है उसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, माननीय अदालत अपने हिसाब से चीजों को देख रही है, क्योंकि माननीय अदालत ये देखना चाहती है कि कहीं कोई ऐसा ना हो जिसको न्याय ना मिले, वो छूट जाए। जो टेक्निकल मामले हैं वो अलग हैं, जो लीगल इम्प्लीकेशंस है मामले की वो अलग हैं, उन पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन आप देखिए, आज JOIT 817 वाले मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और आज उनका दर्द फिर से फूट पड़ा। कोई 3 साल से, कोई 5 साल से नौकरी की उम्मीद में, जिसने टेस्ट दिया था, क्लियर किया था और उसको लगता था कि अब नंबर आ ही जाएगा, लेकिन नंबर है कि आ ही नहीं रहा, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, इसमें सरकार की ओर से
क्या कमियां हैं वो ये जानना चाहते हैं। वो ये बता रहे हैं, वो चाहते हैं कि सरकार उन कमियों को दूर करे। पिछली सरकार से उन्होंने गुहार लगाई, नहीं कर पाई। नई सरकार से वो लगा रहे हैं कि अब तो आप अपने जो एडवोकेट जनरल हैं और उनके साथ जो दूसरे लीगल एक्सपर्ट्स की, वकीलों की फौज है, उसको इस मामले में लगाइए और कहीं तो हमको कोई तो किनारा पकड़ाइए, ताकि हम किसी और तो लगें, दिस वे और दैट वे। लेकिन तनाव के आप सोच सकते हैं कि इन लोगों के जो अवसाद की स्थिति है, जो तनाव की स्थिति हो, कैसी होगी, ये आप जान सकते हैं। ये मामला बेसिकली 2021 में जो है सितंबर को एडवर्टीजमेंट आई थी और मार्च में जो है माफ कीजिएगा सितंबर 2020 में जो है एडवर्टीजमेंट आई थी। पेपर हुआ था 21 मार्च 2021 को। 1.25 लाख के आसपास लोग बैठे थे इसमें। रिजल्ट आया 1 जुलाई 2021 को। इसमें 19,024 लोगों ने रिटन टेस्ट किया, क्लियर। टाइपिंग शुरू हो गई, टाइपिंग टेस्ट शुरू हो गए, लेकिन बीच में ही मामला लीगल पचड़े में चला गया और उसमें जो है लीगल पेचीदगियों में फंस गया मामला और टाइपिंग टेस्ट जो है स्टे हो गया। बाद में कई हियरिंग के बाद, माननीय अदालत के आदेशों के बाद फिर से टाइपिंग जो है रिज्यूम हुई और ये टाइपिंग की पूरी होगी और रिजल्ट भी लगभग तैयार हो गया। जो बीच में कोई दिक्कतें थी, जो टेक्निकलिटीज थी, अदालत ने कहा कि उन सीटों को छोड़कर, जिनको लेकर विवाद है, उन सीटों को छोड़कर बाकियों का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए, उसको तैयार कर दिया जाए। लेकिन जनाब, रिजल्ट पता नहीं कौन सी फार्मूला लगाना था, लेकिन जिनको तैयार करना था, आजकल तो वो भी अब इफ्स एंड बट्स में है। जब से वो अब तो उसको जो है लोक सेवा अधीनस्थ लोक सेवा आयोग को जो है लोग मीम्स में पेपर लीक सेवा आयोग भी कह रहे हैं। तो ये वहीं का मामला है जी। और रिजल्ट बनाने में ही देरी होगी या कर दी गई, हमको नहीं मालूम, हम नहीं जानते इसको। लेकिन अंततोगत्वा रिजल्ट भी फंस गया और 1 साल से ये फंसा हुआ है। कब आएगा कब नहीं, कोई पता नहीं है। इसमें बेसिकली 447, 556, 817 ये 3 जो कोड थे, पोस्ट कोड, इनका जो है आपस में सीट्स का झगड़ा है। अगर सरकार चाहती तो इस झगड़े को आराम से सुलटा सकती थी। पिछली सरकार, अभी आई है, नई नवेली सरकार है, इसको तो मामला समझने में मुझे लगता है थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन उतना नहीं लगना चाहिए जितना पिछली सरकार को लगा। लेकिन मामला ले देके 550 के आसपास, 531 या 30 सीटों का था। 556 वालों को ये रंज था कि उनके हिस्से की सीटें 817 में मर्ज कर दी गई। माननीय अदालत ने कहा कि इनको छोड़कर बाकी का रिजल्ट निकाल दीजिए। अगर सरकार चाहती तो उस समय भी माननीय अदालत से कह देती कि जो 531 सीटें पिछली है, 556 वालों की है, वो हम उनको एज इट इज रखते हैं, जो आपका फैसला होगा उस हिसाब से रहेंगे। लेकिन 817 के रिजल्ट को क्लियर करने के लिए हम इनकी सीटें जो 1867 पोस्टें निकाली थी वही भरते हैं। खैर वो नहीं किया, लेकिन 1330 या 1350 के आसपास जो बनती थी पुरानी वाली को, जो 530 विवादित थी, उनको घटा के वो भी रिजल्ट जो है नहीं निकला। अब सवाल ये है कि ठीक है, किसी को लगा कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो माननीय अदालत की शरण में गया। माननीय अदालत मामले को देख रही है, उसका जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। लेकिन माननीय अदालत ने बीच में ये फैसला दिया था अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को कि वो बाकी सीटों का रिजल्ट निकाल दे। लेकिन इससे पहले कि वो निकलता, वो वेट शायद जानबूझ के वेट किया गया, क्या किया गया मैंने वही कहा, और उससे फिर से मामला जो है अदालत में चला गया और अब ये सारे का सारा मामला फंसा हुआ है। सरकार चाहे तो इस मामले में इन जो परिवार है, अभी तो ले दे के जो है जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जो है, जिसको मूल्यांकन भी बोलते हैं, उसको लेकर अब सिर्फ 4000 समथिंग लोग हैं, 4300 के आसपास ही बुलाए थे, जो टाइपिंग का रिजल्ट आने के बाद बुलाए थे 1:3 या 1:4 की रेशो से। तो वो अब इतने ही हैं, लेकिन इतने परिवार अभी भी फंसे हुए हैं। बच्चे को लगता है कि मेरी नौकरी आज नहीं कल लग जाएगी, लेकिन कल कब आएगा कोई पता नहीं चलता। कल का नाम काल है, भय सो जानिए तब। तो ये स्थिति है। तो हमारी भी सरकार से गुहार है कि इन बच्चों को अब इस मानसिक अवसाद से छुड़ाए और माननीय अदालत के सामने जो भी उसको एफिडेविट देना है या जो भी करना है, जो माननीय अदालत की कार्रवाई जो है जो भी रहती है, उसको एक्सपीडाइट करने के लिए जो किया जाना चाहिए वो करें। हम जो है ये इस मामले में देख रहे हैं और एक बार फिर से कह रहे हैं कि माननीय अदालत के जो काम चल रहा है उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, वो ठीक है। वो माननीय अदालत के पास जो लोग जाते हैं तो जाहिर है कि किसी को कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो अदालत का रुख करेगा और माननीय अदालत ये देखेगी कि एक भी आदमी ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसको न्याय नहीं मिला, वो देख रही है। लेकिन जो बाकी चीज़ें माननीय अदालत ने ही कही थी उसके हिसाब से
रिजल्ट नहीं निकला और ये प्रॉब्लम्स आ गई। ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होनी है, ये सरकार की जो लंबी चौड़ी फौज है एडवोकेट जनरल साहब और उनकी, उसको ये देखना होगा। अगर वो ढंग से देखेगी तो मुझे लगता है जल्दी ही ये रिजल्ट आ जाएगा। अब बात जो है अगली खबरों की कर लेते हैं, और ये तो था जो लंबे इसमें से लगभग 3 साल से ये भर्ती सीधे तौर पर अटकी हुई है, 5 साल से जो है ज़्यादा मामला हो गया, क्योंकि कुछ जो है पिछली टेक्निकलिटीज भी इसमें है। अब बात करते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के टारगेट की। एक टारगेट हमने भी उनसे आग्रह किया कि इस भर्ती को जरा जल्दी छुड़वा दें। उन्होंने कहा था जब मैनिफेस्टो आया था कांग्रेस का, तो कि हम इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि सभी भर्तियां जो हैं वो 6 महीने के भीतर भीतर जो है उनके रिजल्ट आ जाएं और पोस्टिंग्स हो जाएं। तो हमें लगता है कि अगर यहाँ से शुरुआत की जाएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पुरानी सरकार किस्म की फंसी हुई थी तो उनको फंसे रहने दो। ये सरकार सबकी होती है और सुखविंदर सिंह सुक्खू सबके मुख्यमंत्री हैं। वो इन लोगों के भी मुख्यमंत्री हैं, वो आपके भी मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, वो जयराम ठाकुर के भी मुख्यमंत्री हैं। लबोलबाब ये है। तो आज उन्होंने भी एक टारगेट लिया। सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि अगले 5 साल के भीतर हिमाचल देश का पहला हरित राज्य बन जाएगा। ये उन्होंने लक्ष्य रखा है। इससे औद्योगिक उत्पाद को हरित उत्पादों के रूप में बेहतर मूल्य निर्यात करने में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने आज राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिम ऊर्जा, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में कार्य करने के लिए जो है निर्देश दिया है, और उन्होंने कहा कि अगर इसमें नीति में भी कोई बदलाव करना पड़ता है तो उसको करिए। वह आज शिमला में इसकी जो है बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि साथ ही उन्होंने कहा कि ऊर्जा नीति में आवश्यक बदलाव करके 5 मेगावाट तक की सभी सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटन के लिए ओपन फॉर ऑल कर दी जाएं। उसमें ज़्यादा इफ्स एंड बट्स न लगाया जाए। 5 मेगावाट की योजनाएं जो है जो बंदा चिन्हित करता है उसको अलॉट कर दी जाए, उसमें कुछ ज़्यादा परेशानी ना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों में भी निवेश करेगी। वर्ष 2023-24 के दौरान 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इसमें 200 मेगावाट की क्षमता की परियोजना हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड HPPCL और की ओर से स्थापित की जाएंगी, और इसमें जो 70 मेगावाट की क्षमता के लिए भूमि भी चिन्हित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 150 मेगावाट की क्षमता की सौर परियोजना निजी भागीदारी से हिम ऊर्जा की ओर से स्थापित की जाएंगी। इन परियोजनाओं की क्षमता श्रेणी 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक होगी। सीएम ने हिम ऊर्जा को 5 मेगावाट और 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना में राज्य के लिए 5% प्रीमियम और 5 मेगावाट क्षमता से अधिक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में राज्य के लिए 10% प्रीमियम सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ऊर्जा निगम लिमिटेड को काशिंग द्वितीय और तृतीय शॉन्गटोंग व कड़छम आदि निर्माणाधीन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, और ताकि इनको भी 2025 से पहले पूरा किया जा सके, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हरित इसके चलते जो हम हरित राज्य या ग्रीन स्टेट का जो तमगा है वो हासिल कर लेंगे। अगली बात करते हैं जी अगली खबर की। जस्टिस सवीना हिमाचल प्रदेश की नई कार्यवाही चीफ जस्टिस होंगी। आज उनको जो है राज्यपाल ने इस आशय में जो केंद्र ने अधिसूचना इसकी जारी कर दी है। ये हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस ए सैयद की सेवानिवृत्ति के बाद हाईकोर्ट की सीनियर जज सवीना को जो है कार्यवाही चीफ जस्टिस बनाया गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और उन्हें दूसरी बार हाईकोर्ट का कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश बनने का अवसर मिला है। उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से वकालत शुरू की है। उनका जन्म 20 अप्रैल 1961 को हुआ था और वर्ष 1986 में उन्हें सर्वसम्मति से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सह सचिव भी चुना गया था। वो 2008 में 12 मार्च को जज बनी थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, और 11 अप्रैल 2016 को इन्हें राजस्थान हाई कोर्ट के लिए स्थानांतरित किया गया था। 8 अक्टूबर 2021 को इन्हें हिमाचल प्रदेश जो है ट्रांसफर किया गया था और तब से यही है। पहले एक मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 25 मई 2022 से 22 जून 2022 तक भी कार्य कर चुकी हैं। अब बात सीमेंट विवाद की करते हैं। सीमेंट का विवाद जो है सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। 10 बैठकें हो चुकी थी। आज 11वीं बैठक उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बुलाई थी, लेकिन वो भी बेनतीजा रही है। करीब 4.5 घंटे तक शिमला सचिवालय में चली इस बैठक में कोई जो है हल नहीं निकल पाया। दोनों पक्षों के बीच पिछले 1 महीने से अधिक से ये गतिरोध चला हुआ है और ये मंत्री भी आज नहीं तोड़ पाए। मंत्री ने कंपनी प्रबंधन के रवैये पर नाराजगी जरूर जताई है और उन्हें प्लांट शुरू करने की निर्देश भी दिए हैं, लेकिन ये कब होगा कब नहीं किसी को भी नहीं पता। उन्होंने ट्रक यूनियन से भी सहयोग मांगा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों ही पक्षों के बीच सहमति बना ली जाएगी और उन्होंने कहा कि आज की बैठक की रिपोर्ट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंपी जाएगी। उसके बाद अगला फैसला वो लेंगे। दरअसल जो है दोनों कंपनियों के दोनों जो पार्टियां हैं, ट्रक ऑपरेटर और कंपनियां अडानी जो है, उनके बीच जो मसला है वो ढुलाई के रेट को लेकर है और कंपनी चाहती है कि ये 6-6.5 रुपये के आसपास रहे और
ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि ये जो है ये 11 और 12 के बीच में रहना चाहिए। हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने 15 कंपोनेंट के आधार पर माल भाड़े के रेट तय किए हैं। इनमें डीजल प्रति लीटर अगर 1 रुपये बढ़ता है तो ट्रक भाड़ा 4 पैसे प्रति लीटर जो है प्रति टन के हिसाब से बढ़ेगा, ये तय हुआ था उस समय में। और इसी तरह टायर, एक्सल आदि के रेट बढ़ने पर भी या बीमा राशि की में बढ़ोतरी होने पर जो समय समय पर सीमेंट ढुलाई की दरें जो है वो बढ़ाने का प्रावधान था। लेकिन दावा किया जा रहा है कि 2019 के बाद जो है इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि डीजल के भी रेट बढ़े हैं, टायरों के भी बढ़े हैं, बाकी जो कल पुर्जे हैं उनके भी जो है वो रेट बढ़े हैं। लेकिन ट्रक मालिकों का कहना है कि कमेटी के फार्मूले के आधार पर सीमेंट ढुलाई की दर 12 रुपये 10 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति टन होनी चाहिए, जबकि इस समय ये 10 रुपये 58 पैसे है। अडानी समूह 6 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति टन माल भाड़ा देने पर अड़ा है, जो कि बहुत कम है और ये शायद 2005 के आसपास का जो है ये रेट है। तो इस स्थिति में जो है हॉर्न लॉकिंग है और ये कब टूटेगी कब नहीं ये कोई कह नहीं सकता, ये दिक्कत है जी। और अब बात मौसम की करेंगे। आज प्रदेश के 6 जिलों में जमकर बर्फबारी हुई है और ऊपरी इलाके जो है खासतौर से जनजातीय इलाके वो भयंकर बर्फबारी की चपेट में हैं। और शिमला में भी आज मौसम का पहला बर्फ हिमपात हुआ, डलहौजी में भी हिमपात हुआ, बाकी जो दूसरी जगह है इवन धर्मशाला के जो ऊपरी क्षेत्र थे नड्डी और मैक्लोडगंज वहाँ पे भी हल्के से मध्यम हिमपात हुआ है। लाहौल स्पीति जिले के लोसर, अटल, रोहतांग के आसपास बर्फ की मोटी पर जो बिछी है और 1 से 3 फीट तक बर्फ वहाँ पे गिरी है। स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा, पांगी, भरमौर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वो लगातार बर्फबारी हो रही है और इसका दोहरा असर पड़ा है। एक तो ये है कि सैलानियों की बाँछें खिल गई हैं, उनके लिए एक बोनांजा है, लेकिन अब जो है ऊपरी इलाकों में दिक्कतें बढ़ गई हैं और इससे यातायात में भी परेशानी आई है। कुफरी में जो है 4 सेंटीमीटर और खदराला में 16 सेंटीमीटर हिमपात आज दर्ज किया गया है। सांगला में 7.5 सेंटीमीटर, पूह में 7, कल्पा में 5.7, कुफरी में 4, कुकुमसेरी में 2.3 सेंटीमीटर ताज़ा हिमपात हो चुका है और मनाली में 16, गोहर में 11, सुंदरनगर, भुंतर, धर्मशाला, नाहन में 5-5 मिलीलीटर बारिश भी दर्ज की गई है। तो यानी निचले हिमाचल में आज बारिश हुई है जिसकी लंबे समय से दरकार थी फसल के लिए और ऊपरी हिमाचल में अच्छी बर्फबारी हुई है। तब पारा इसकी वजह से गिर गया है। शिमला के न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और सुंदरनगर का 7.5, भुंतर का 6.8, कल्पा का -1.8, धर्मशाला का 5.2, ऊना का 8.5, नाहन का 7.4, केलंग का -4.6, पालमपुर का 5, सोलन का 3.5, मनाली का 0.4, कांगड़ा का 8.5 जो है मिनिमम और डलहौजी का -0.3, कुफरी का -1.3, कुकुमसेरी और नारकंडा का -2.5 जो है ये दर्ज किया गया है। लेकिन ये अभी शुरुआत है। 23 और 24 को इससे भी ज़्यादा भयंकर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है और निचले इलाकों में तब तूफान के लिए भी जो है एक अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें आज ही की, तो आज की ताज़ा बर्फबारी के बाद ऊपरी शिमला का संपर्क लगभग कट गया है और हालांकि बाया बसंतपुर, रामपुर के लिए बसें भेजने की कोशिश की जा रही है लेकिन उसमें भी बाधा आ रही है। लेकिन इसके अलावा ठियोग, हाटकोटी, रोहडू, चौपाल वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरह से कट गया है। नारकंडा भी बंद है और लगभग 250 सड़कें और 600 ट्रांसफार्मर पूरे जो ये बर्फ से प्रभावित इलाके हैं इनमें ठप हो गए। इसमें चंबा से लेकर किन्नौर तक, लाहौल, भरमौर वाले सारे मामले हैं। अकेले शिमला में ही 100 सड़कें बाधित हैं। करीब HRTC के 157 रूट जो हैं वो बाधित हुए हैं। अभी कल भी मौसम खराब रहेगा, अगले 4 दिन तक मौसम खराब रहने की बात कही गई है और 23 और 24 को जो है भारी अलर्ट है। ऐसे में सभी लोग अपना ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो फिर आप जो है घर से बाहर ना निकलें। और अब बात उस खबर की जिसका आप इंतज़ार कर रहे होंगे। बीजेपी की स्थिति जो है चुनाव हारने के बाद थोड़ी परेशानी वाली हो गई है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूंक मार कर पीता है। बीजेपी की परेशानी इससे भी ज़्यादा हो गई है। बीजेपी को लगता है कि अब हिमाचल प्रदेश में वो लोकसभा की जो 3 सीटें उसके पास हैं वो भी खो देगी। ऐसा क्यों लगता है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन एक रिपोर्ट पिछले दिनों जो बीजेपी कार्यसमिति की बैठक दिल्ली में हुई उसमें आई थी और उसमें बीजेपी ने ओवरऑल देश की कमज़ोर सीटों का एक आकलन किया था, जिसको एक डॉक्यूमेंट के रूप में वहाँ जो अलग अलग सत्र होते उसमें रखा गया। पहले बीजेपी के पिछले साल की अगर बात करें तो बीजेपी को लगता था कि उसके पास जो है
वो 146 सीटें ऐसी हैं देश में जो कमज़ोर हैं लोकसभा की, लेकिन अब उसको लगता है कि ये संख्या बढ़कर 170 हो गई है, इसमें 24 की और बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन 170 ये जो 24 बढ़ी हैं, इसमें 3 हिमाचल प्रदेश की भी हैं, क्योंकि इसी बीच में यहाँ पर बीजेपी ने सत्ता खो दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भले ही ये कह दिया हो कि हम रिवाज नहीं बदल पाए, लेकिन अब उनको लगता है कि अब जो दूसरा रिवाज है वो भी दिक्कत करेगा, यानी लोकसभा की सीटों पे उनको दिक्कत हो सकती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में, अगर पिछले कुछ चुनावों में देखें तो ये रिवाज हिमाचल प्रदेश में टूटा है कि जिसकी यहाँ सत्ता होती है लोकसभा में उसी को ज़्यादा सीटें मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अब डरी हुई है। उसको लगता है कि अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप और किशन कपूर अपनी सीटों पर कमज़ोर होंगे या हार सकते हैं। अब इस डर की क्या वजह है ये तो वही जाने, लेकिन ऐसा जो है उसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो बड़ा दिलचस्प है। वो शिमला सीट की अगर बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की अपनी सीट है सुरेश कश्यप की, 17 में से 13 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें विधानसभा की और 4 सेगमेंट में लोकसभा के बांटा गया है। लोकसभा की 4 सीटें, 17 विधानसभा की सीटें सब में आती हैं। और जब उपचुनाव हुआ था तो मंडी का उपचुनाव कांग्रेस ने जीता था और उसमें 17 सेगमेंट में से ही तय हो गया था कि क्या होना है विधानसभा में। और उस टाइम पे जो बाकी 3 सीटें थी विधानसभा की वो भी कांग्रेस ने जीती थी। और तब लगभग एक तस्वीर उभर के सामने आ गई थी कि आम चुनाव में विधानसभा के क्या होगा। और अब उस तस्वीर को बीजेपी सीरियसली देख रही है कि आम चुनाव की जो तस्वीर है वो 2024 में लोकसभा में क्या तस्वीर बनाएगी। इसलिए बीजेपी को लगता है कि शिमला सीट में दिक्कत यह है कि सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने अगर किसी पार्लियामेंट्री सेगमेंट में जीती हैं तो यहाँ जीती हैं, 17 में से 13 जीती हैं। और बीजेपी को जो है इस पूरे सेगमेंट में चौपाल, पच्छाद और पांवटा, यानी सिरमौर में 2, पच्छाद और पांवटा, सोलन में कोई सीट नहीं और शिमला में सिर्फ 1 सीट मिली है। तो ये दिक्कत है। एक इंडिपेंडेंट जीते हैं नालागढ़ में, लेकिन कांग्रेस ने 13 सीट जो है वो हासिल करी है। इसलिए लगता है कि अब बीजेपी को यहाँ ये दिक्कत आने वाली है, इसलिए बीजेपी को ऐसा लगता है। कांगड़ा में भी बीजेपी की वजह यही है कि वहाँ 17 में से जो 11 सीटें हैं वो कांग्रेस को गई हैं, 3 जो हैं वो चंबा में बीजेपी को गई हैं और 1 जो है वो 3 कांगड़ा में गई है। लेकिन ये दिक्कत है बीजेपी की, माफ कीजिएगा 3 चंबा की, जो उसमें जो भरमौर की वो मंडी में आती है उसको वहाँ गिनिएगा, तो इस तरह से है। लेकिन बीजेपी वहाँ भी दिक्कत में है और इसलिए लगता है उनको कि अब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ उसको जो बड़े वोट बैंक उसके थे पकड़े हुए वो भी खिसकते नजर आ रहे हैं, चाहे वो बड़े ओबीसी चेहरे हों, सरवीण चौधरी, रमेश धवाला और एक नया चेहरा वो लाए थे राकेश चौधरी, ये तीनों हार गए हैं। तो इससे उनको लगता है कि वहाँ का जो ओबीसी वोट बैंक है वो भी छटक गया है। और बाकी जगहों पे तो खैर बीजेपी को कोई ज़्यादा अहमियत मिली नहीं। एक ओबीसी जीते हैं उनके पवन काजल, लेकिन वो उधार के हैं, उधर से हैं दूसरी पार्टी से, तो लोकसभा में क्या होता है क्या नहीं ये देखना होगा तब तक की परिस्थितियाँ। और तीसरा हमीरपुर में अगर बीजेपी की बात करें तो हमीरपुर में बीजेपी के दिग्गज हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना संसदीय क्षेत्र है, अनुराग ठाकुर मंत्री हैं केंद्र में, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने इस सीट को भी जो डेंजर जोन में रखा है। और इसकी वजह भी यही है कि कांग्रेस को यहाँ पे जो है 10 सीटें आई हैं 17 में से और 2 इंडिपेंडेंट आए हैं 12 और बीजेपी को 5 ही आई हैं। इसमें 3 बिलासपुर जिला की हैं, 1 ऊना की है और 1 जसवां वाली है। ये इस तरह से स्थिति जो है अगर जिलों की हम करें तो ये, लेकिन ओवरऑल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जो है कांग्रेस को जो है ज़्यादा सीटें मिली हैं। 4 उसको जो है ऊना में मिली हैं, 1 बिलासपुर में मिली हैं, 4 हमीरपुर में मिली हैं, 1 धर्मपुर में मिली हैं और 2 इंडिपेंडेंट, 1 देरा वाले इंडिपेंडेंट है और 1 हमीरपुर से आशीष इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी स्थिति में इन 3 पार्लियामेंट सेगमेंट की सीटों को बीजेपी को अब डर लग रहा है कि अगर यही ट्रेंड रहा तो दिक्कत आ जाएगी। हालांकि उसे मोदी के नाम के ऊपर पूरा भरोसा है, मोदी मैजिक पे पूरा भरोसा है, लेकिन असल बात यह है कि मोदी के नाम पे, मोदी मैजिक पे तो पिछला इलेक्शन विधानसभा का भी लड़ा गया और किसी का भरोसा नहीं था। यहाँ जिसको देखो उसको नरेंद्र मोदी का ही भरोसा था, लेकिन लोगों ने बीजेपी का वो भरोसा नहीं माना। ओम प्रकाश शर्मा, ओपीएस, ये बारी दूसरे फैक्टर रहे, लेकिन ये दिक्कत है। मंडी में कांग्रेस जो है अभी काबिज है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को लगता है कि वहाँ वो कंफर्टेबल है। इसकी वजह यह है कि मंडी जिला की ही 10 में से 9 सीटें उन्होंने जीती है। 10वीं तो खैर हमीरपुर में, धर्मपुर वाली 9 सीटें उन्होंने जीती हैं और यहाँ मंडी जिला में उसकी वजह से उनको लगता है कि हम स्ट्रांग हैं। उधर कुल्लू में भी उन्होंने जो है
आनी और सैंज बंजार वाली जो सीट है वो उन्होंने जीती है, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में भरमौर वाली भी सीट जीती है उन्होंने। तो उनको लगता है कि यहाँ जो है वो कंफर्टेबल है। वहाँ कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं और उनके पास 12 सीटें हैं। और जयराम ठाकुर का उनको लगता है कि जलवा अगर बरकरार रहा इसी तरह से तो फिर क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा उनकी लीड राज में थी, तो वहाँ से जो है ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी। लेकिन ये शायद बीजेपी भूल रही है कि वहाँ से कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ेंगी। तो इस वजह से जो है अब बीजेपी थोड़ी यहाँ घबराई हुई है। अब ये जो है बीजेपी की असली घबराहट है या इसके पीछे को राजनीति है, इसकी चर्चाएं तो भविष्य में होती रहेंगी। लेकिन इतना तय है कि एक रिमाइंडर जरूर भेजा गया है, एक डोजियर भेजा गया है प्रदेश बीजेपी को कि देखिए जरा ये सीटें हमको लगता है कि डेंजर जोन में है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिनको ये डोजियर भेजा गया उनकी अपनी सीट भी तो डेंजर जोन में रखी है, सुरेश कश्यप जी की। बोले कुआरा चले कड़माइया अपनी करे के पराइया। तो वो स्थिति यहाँ हो गई है कि वो अपनी सीट सुधारें या दूसरों की सुधारें, ये देखना होगा। अभी समय है, देखिए तब तक वो उनको पास अध्यक्ष की जिम्मेदारी रहती है नहीं रहती है, कोई नया आता है क्या करता है क्या नहीं करता है। राजनीति तो पल पल बदलती है, लेकिन फिलहाल बीजेपी इस मामले में सतर्क हो गई है और उसको लगता है कि इन 3 सीटों पर जो है परेशानी है। अब अनुराग ठाकुर की सीट पर बीजेपी सच में परेशानी में है या बीजेपी वाले परेशानी में है या बीजेपी वाले उनको परेशानी में डालना चाहते हैं, ये एक भविष्य की चर्चाएं हो सकती हैं। इसी तरह से जो है बाकी सीटों पर भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये एक वहाँ से इनपुट आया था तो हमने सोचा आपके साथ जो है वो शेयर करें जी। इंदु शर्मा जी कुछ लिख रही हैं, बीटू राजीव जी देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जी। इंदु जी मैं आपका कमेंट पढ़ नहीं पाया, जल्दी से जल्दी चला गया। स्टाफ की जो अच्छा नहीं मैं पढ़ नहीं पाया। रामनाथ जी थैंक यू वेरी मच जी। रामनाथ जी चाहते हैं कि कैमरा पे मैं उनको लाऊं, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा जी। देखिए मोहित ठाकुर जी, सरकार ने 60 दिन का समय दिया है और ये 22 तारीख के आसपास जो है ये घपला पकड़ा गया था वहाँ अधीनस्थ कर्मचारी आयोग में, और 24 या 25 को शायद इसको करा था। तो 25 दिसंबर के बाद 25 जनवरी 25 फरवरी तक तो इंतजार कर लेना चाहिए। तब तक शायद कोई रिपोर्ट भी आ जाएगी, उसके बाद चीज़ें बहाल हो जाएंगी। हम ये मानते हैं कि जल्दी से जल्दी बहाल होना चाहिए, 60 दिन से आगे नहीं जाना चाहिए, उससे पहले हो जाना चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है नौकरी देने के लिए जो है एक सिस्टम ये यहाँ डेवलप किया गया था। और ठीक है अब कुछ पेपर लीक हुए हैं, कुछ की जांच हो रही है, लेकिन ये स्टाल नहीं होना चाहिए पूरी तरह से। फिर कोई दूसरा माध्यम भी देखना चाहिए नौकरियों का। एनटीटी का भी कुछ नहीं हुआ मनु ठाकुर जी। दिनेश दीवान जी थैंक यू वेरी मच। एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जॉब कब तक मिलेगी? कोई आइडिया नहीं जी, अभी तक मंत्रिमंडल ने कोई जॉब निकाली नहीं है। अभी तो जो 1 लाख जॉब देनी है उसके लिए सब कमेटी जरूर बनाने की बात कही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।